नमस्कार, स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। आज हम एक आम नागरिक के नजरिए से नगरपालिका के जो कानूनी दांव-पेच है उनको समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। जैसे सोचिए, अगर नगरपालिका को आपसे कोई पैसा वसूलना हो तो वो क्या कर सकती है, और उससे भी जरूरी, अगर आपको नगरपालिका या उसके किसी अधिकारी से कोई शिकायत हो तो आपके पास क्या अधिकार है। क्या आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं, और क्या हमेशा अदालत जाना ही मतलब एकमात्र रास्ता है। चलिए इस पूरी कानूनी प्रक्रिया को एक एक करके समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली स्थिति से। मान लीजिए नगरपालिका को किसी से अपना बकाया वसूलना है। यहीं पर आती है धारा 303 वाद द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया। बिल्कुल। देखिए, इस शीर्षक में जो शब्द है अनुकल्पी प्रक्रिया, जी, उसका सीधा सा मतलब है एक वैकल्पिक तरीका, जी, या कह सकते हैं एक प्लान बी। प्लान बी। हाँ, ये धारा नगरपालिका को वसूली के लिए एक मजबूत कानूनी हथियार देती है। प्लान बी से आपका क्या मतलब है? तो फिर नगरपालिका की प्लान ए क्या होती है? देखिए, प्लान ए होती है सामान्य प्रक्रिया। जैसे किसी पर टैक्स बकाया है तो उसे नोटिस भेजना, जुर्माना लगाना, या कानून में जो दूसरे तरीके दिए गए हैं उनसे वसूली की कोशिश करना। अच्छा। लेकिन कई बार लोग इन नोटिस को नजरअंदाज कर देते हैं या पैसा नहीं चुकाते। तब नगरपालिका हाथ पर हाथ धर के तो नहीं बैठ सकती। अच्छा, तो जब वो सामान्य तरीके फेल हो जाते हैं तब ये धारा काम आती है। एकदम सही। ये धारा कहती है कि अगर नगरपालिका अपने किसी भी बकाये को वसूल नहीं कर पा रही है तो उसके पास एक और रास्ता है। और वो बकाया किसी भी तरह का हो सकता है। हाँ, चाहे वो कोई टैक्स हो, कोई शुल्क हो, या किसी नुकसान की भरपाई का पैसा हो, जिसे कानून में प्रतिकर या नुकसानी कहते हैं। ठीक है। तो वो रास्ता है अदालत का। नगरपालिका उस व्यक्ति या संस्था पर जिसने पैसा नहीं चुकाया है, एक सक्षम अदालत में सिविल केस यानी वाद दायर कर सकती है और अपना पैसा कानूनी तौर पर वसूल सकती है। यानी ये नगरपालिका को अपना पैसा वसूलने के लिए सीधे कोर्ट जाने का अधिकार देती है। ठीक है, तो ये तो हुई बात कि नगरपालिका हमारे खिलाफ क्या कर सकती है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जी। अगर किसी नागरिक को नगरपालिका से शिकायत है तो वो क्या करे। यहीं पर धारा 304 आती है जिसका शीर्षक है नगरपालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद। ये तो आम लोगों के लिए बहुत अहम होगी, है ना? निश्चित रूप से। ये धारा एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश करती है। संतुलन? कैसा संतुलन? एक तरफ तो ये नागरिक को अधिकार देती है कि वो नगरपालिका की गलती के खिलाफ आवाज उठाए और अदालत जाए। वहीं दूसरी तरफ ये नगरपालिका और उसके अधिकारियों को बेवजह के मुकदमों की बाढ़ से भी बचाती है, ताकि वे अपना काम बिना किसी डर के कर सके। पहली शर्त क्या है? मैंने सुना है कि आप सीधे कोर्ट नहीं जा सकते। हाँ, और ये सबसे बड़ी शर्त है। आप नगरपालिका के खिलाफ या उसके किसी भी प्रतिनिधि, चाहे वो अध्यक्ष हों, उपाध्यक्ष, कोई सदस्य या कोई भी कर्मचारी, उनके खिलाफ आप सीधे अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। लेकिन किस तरह के कामों के लिए? उनके पदीय हैसियत में किए गए किसी काम के लिए। पदीय हैसियत यानी जब वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे हो उस दौरान लिए गए किसी फैसले या काम के लिए? बिल्कुल। उनके ऑफिशियल काम से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए आपको पहले एक अनिवार्य कदम उठाना होगा। और वो कदम क्या है? एक लिखित नोटिस देना होगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। नोटिस देने के बाद आपको 2 महीने तक इंतजार करना होगा। केस केवल 2 महीने की अवधि पूरी होने के बाद ही दायर किया जा सकता है। 2 महीने? ये तो बहुत लंबा समय है, खासकर अगर मामला कोई गंभीर हो तो। क्या इस नियम की वजह से लोगों को न्याय मिलने में देरी नहीं होती? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, इसके पीछे कानून का उद्देश्य ये है कि नगरपालिका को अपनी गलती सुधारने या मामले को कोर्ट के बाहर ही सुलझाने का एक मौका दिया जाए। अच्छा, मतलब हो सकता है कि नोटिस पर ही कार्रवाई हो जाए और कोर्ट जाने की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि ये आम नागरिक के लिए एक बाधा भी बन सकता है, जहां उसे न्याय के लिए 2 महीने इंतजार करना पड़ता है। तो मतलब ये सिर्फ एक चिट्ठी नहीं है, बल्कि एक तरह से पूरे केस का ट्रेलर है। आपको पहले ही सब कुछ बताना होगा। आपने बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया, ट्रेलर। इस नोटिस में 4 बातें साफ साफ लिखनी जरूरी हैं, वरना आपका नोटिस अधूरा माना जाएगा। क्या है वो 4 बातें? पहला है वाद हेतुक, यानी केस करने की ठोस वजह क्या है, असल में हुआ क्या था। ठीक है। दूसरा है चाहे गए अनुतोष, मतलब आप अदालत से क्या राहत चाहते हैं, क्या किसी निर्माण को रुकवाना है या कोई आदेश रद्द करवाना है। तीसरा है दावाकृत प्रतिकर, यानी अगर आपको कोई आर्थिक नुकसान हुआ है और आप मुआवजा मांग रहे हैं तो कितनी रकम मांग रहे हैं, ये भी लिखना होगा। और चौथा? और चौथा,
आशायित वादी का नाम और निवास स्थान, यानी केस करने वाले का पूरा नाम और पता। अगर इनमें से कुछ भी छूट गया तो आपका केस शुरू होने से पहले ही कमजोर पड़ सकता है। और ये नोटिस देना किसे है? क्या सीधे मेयर के हाथ में देना होता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर केस पूरी नगर पालिका के खिलाफ है तो नोटिस उसके ऑफिस में दिया जाएगा, और अगर किसी व्यक्ति विशेष जैसे किसी अधिकारी के खिलाफ है तो नोटिस या तो सीधे उस व्यक्ति को दिया जाएगा या फिर उसके ऑफिस या घर पर। ठीक है। और एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, जब आप 2 महीने बाद कोर्ट में अपनी अर्जी यानी वाद पत्र दायर करेंगे तो उसमें ये लिखना अनिवार्य है कि कानून के तहत नोटिस दिया जा चुका है। इसके बिना कोर्ट आपका केस सुनेगा ही नहीं। ठीक है, तो नोटिस देना अनिवार्य है, लेकिन क्या केस करने की भी कोई समय सीमा है? मतलब घटना के कितने दिन बाद तक केस किया जा सकता है? हाँ, और ये एक और बहुत बड़ी शर्त है जो कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इसी धारा की उपधारा 2 एक समय सीमा तय करती है, जिसे लिमिटेशन पीरियड कहते हैं। जी, लिमिटेशन पीरियड। ये कहती है कि कोई भी ऐसा मुकदमा घटना होने के 6 महीने के अंदर ही शुरू किया जाना चाहिए। 6 महीने बीत गए तो आपका केस करने का अधिकार भी खत्म हो सकता है। सिर्फ 6 महीने? जी, इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए जयपुर नगर निगम ने किसी व्यक्ति की दुकान को गलत प्रक्रिया अपनाकर 1 जनवरी 2024 को तोड़ दिया। अब उस व्यक्ति को मुआवजे का केस करना है तो उसे ये केस 30 जून 2024 तक दायर करना ही होगा। अगर वो 1 जुलाई को भी कोर्ट जाता है तो बहुत संभावना है कि अदालत सिर्फ इस आधार पर उसका केस खारिज कर देगी कि वो देर से आया है। ये समय सीमा तो बहुत सख्त है। इसके पीछे क्या सोच है? इसके पीछे की सोच ये है कि नगर पालिका के जो विकास कार्य हैं वो पुराने मुकदमों में ना उलझें। अगर लोग सालों बाद केस करने लगेंगे तो कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी योजना समय पर पूरी नहीं हो पाएगी। सही बात है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये आम नागरिक के लिए एक दोधारी तलवार है। अगर वे अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं हैं तो न्याय पाने का उनका रास्ता बहुत जल्दी बंद हो सकता है। क्या इस 6 महीने वाले नियम में कोई रियायत भी है, कोई अपवाद? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद है। ये 6 महीने की समय सीमा उन मामलों पर लागू नहीं होती जो अचल संपत्ति से जुड़े हों। अचल संपत्ति यानी जमीन या मकान? जी, जमीन या मकान को वापस पाने या उसके मालिकाना हक से जुड़े मामलों पर। हमारे पिछले उदाहरण में अगर विवाद दुकान तोड़ने के मुआवजे का ना होकर उस जमीन के मालिकाना हक का होता तो 6 महीने की समय सीमा लागू नहीं होती। बिल्कुल। ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरा एक और सवाल है। मान लीजिए कोई इमरजेंसी है, नगर पालिका कल ही कोई गलत कार्रवाई करने वाली है, तब क्या 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा? तब तक तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कानून बनाने वाले इस स्थिति से वाकिफ थे, इसीलिए इस धारा की उपधारा 3 में एक और अपवाद दिया गया है। अच्छा? ये कहता है कि 2 महीने के नोटिस का नियम उस केस पर लागू नहीं होगा जिसमें वादी यानी केस करने वाला अदालत से केवल व्यादेश चाहता हो। व्यादेश मतलब रोक का आदेश, जिसे हम स्टे ऑर्डर कहते हैं। जी, जिसे हम आम भाषा में स्टे ऑर्डर कहते हैं। इसका मतलब इमरजेंसी में आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। जी हाँ, इसका तर्क बहुत सीधा है। अगर किसी काम को तुरंत रुकवाना जरूरी है तो 2 महीने का इंतजार करने से केस का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए कोटा नगर निगम किसी का घर कल सुबह तोड़ने वाली है। अब अगर उस व्यक्ति को 2 महीने नोटिस देने के लिए कहा जाए तो तब तक तो घर की जगह मलबा मिलेगा। सही बात है। इसलिए ये कानून उसे अधिकार देता है कि वो तुरंत अदालत जाकर स्टे ऑर्डर की मांग करे। ऐसे मामलों में नोटिस की शर्त लागू नहीं होती। ठीक है, तो आप केस कर सकते हैं और इमरजेंसी में तुरंत स्टे भी ले सकते हैं। लेकिन क्या अदालत की शक्तियों पर भी कोई लगाम है? क्या ऐसे भी मामले हैं जहां कोर्ट भी मदद नहीं कर सकता? हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर आती है धारा 305। कतिपय मामलों में सिविल न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का मंजूर नहीं किया जाना। ये धारा कुछ विशेष परिस्थितियों में सिविल कोर्ट के हाथ बांध देती है और उसे कोई स्थायी रोक का आदेश यानी टेम्पररी इंजंक्शन जारी करने से रोकती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो वो पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति का जिक्र इस धारा के खंड क में है। ये कहता है कि अगर नगर पालिका में कोई व्यक्ति किसी पद पर काम कर रहा है, चाहे वो सदस्य हो या अध्यक्ष, जी, और किसी ने ये केस किया है कि उसका चुनाव या नियुक्ति ही अवैध है, तो भी अदालत उसे उस पद पर काम करने से रोकने के लिए कोई स्थायी आदेश जारी नहीं कर सकती। 1 मिनट, मतलब भले ही उसकी नियुक्ति पर सवाल हो, वो काम करता रहेगा? ऐसा क्यों? इसका उद्देश्य है प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखना। सोचिए, अगर हर चुनावी विवाद में चुने हुए प्रतिनिधि को काम करने से रोक दिया जाए तो नगर पालिका का काम ही ठप हो जाएगा। हाँ, जनता के काम रुक जाएंगे।
बिल्कुल, इसलिए कानून कहता है कि चुनावों की वैधता का मुख्य केस चलता रहेगा, फैसला जब आएगा तब आएगा, लेकिन तब तक व्यवस्था को रुकने नहीं दिया जाएगा। और दूसरी स्थिति कौन सी है जिसमें कोर्ट दखल नहीं दे सकता? वो खंड ख में बताई गई है और चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी है। ये साफ कहता है कि कोई भी सिविल कोर्ट किसी चुनाव को करवाने से रोकने के लिए या किसी खास तरीके से चुनाव करवाने का आदेश देने के लिए कोई अस्थायी रोक का आदेश जारी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो अपने अलग कानूनों के तहत चलती है, और ये धारा सुनिश्चित करती है कि अदालतें उस प्रक्रिया में इस तरह से हस्तक्षेप ना करें। तो हमने देखा कि अदालत में केस कैसे होता है, लेकिन क्या हर विवाद का हल अदालत में ही है? ये प्रक्रिया तो बहुत लंबी और खर्चीली हो सकती है। क्या कोई और रास्ता भी है? बिल्कुल, और यहीं पर धारा 306 एक बहुत ही व्यवहारिक विकल्प देती है, समझौता करने की शक्ति। समझौता? जी, ये धारा मानती है कि हर मामले को लड़ना जरूरी नहीं है, कुछ मामलों को बातचीत से सुलझाना ही सबके हित में है। तो नगरपालिका को किस तरह के समझौते करने की शक्ति है? इस धारा की उपधारा 1 के अनुसार नगरपालिका अपने द्वारा किए गए या अपने खिलाफ चल रहे किसी भी केस में समझौता यानी सेटलमेंट कर सकती है। ये किसी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े विवाद पर भी हो सकता है। अच्छा, नगरपालिका एक उचित धनराशि या मुआवजे पर मामला खत्म कर सकती है। लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी शर्त है। वो शर्त क्या है? शर्त ये है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कानून के तहत किसी बड़ी मंजूरी जैसे राज्य सरकार की मंजूरी की जरूरत थी, तो उस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े किसी विवाद पर समझौता करने के लिए भी वही मंजूरी लेनी पड़ेगी। अच्छा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता कि जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बड़ी मंजूरी चाहिए थी, उससे जुड़े विवाद को छोटे स्तर पर ही निपटा लिया जाए। ये तो बहुत जरूरी लगता है। इसी धारा में और भी कुछ प्रावधान है शायद। जी, उपधारा 2 ये कहती है कि अगर नगरपालिका के किसी अधिकारी या कर्मचारी से उसकी ड्यूटी के दौरान किसी नागरिक को कोई नुकसान पहुंचता है, तो नगरपालिका अपने फंड से उसे उचित मुआवजा दे सकती है। ठीक है। और उपधारा 3 ये साफ करती है कि नगरपालिका की तरफ से लड़े जाने वाले किसी भी सिविल केस का सारा खर्च, जैसे वकील की फीस और कोर्ट का खर्चा, वो नगरपालिक निधि से ही दिया जाएगा। ठीक है। तो चाहे केस लड़ा जाए या समझौता हो, एक चीज तो बहुत जरूरी होगी, सबूत। और सरकारी दफ्तरों में सबूत का मतलब होता है कागजात और रिकॉर्ड्स। यहीं पर अगली धारा आती है, 307 नगरपालिक अभिलेखों को साबित करने की रीति। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल धारा है जो अदालती कार्यवाही को आसान बनाती है। ये बताती है कि नगरपालिका के दस्तावेजों को अदालत में सबूत के तौर पर कैसे पेश किया जाएगा। तो क्या इसके लिए पूरे भारी भरकम रजिस्टर और फाइलें कोर्ट ले जानी पड़ती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इस धारा की खूबी है। ये कहती है कि नगरपालिका के किसी भी रिकॉर्ड, जैसे कोई रसीद, नक्शा, नोटिस या रजिस्टर की एंट्री की एक कॉपी, अगर उस रिकॉर्ड के असली कस्टोडियन या इस काम के लिए नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित यानी कि सर्टिफाई कर दी जाती है, तो उसे अदालत में असली ही माना जाएगा। इसे प्रथम दृष्टया साक्ष्य कहते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि एक तो काम बहुत तेजी से होता है, और दूसरा, नगरपालिका के कीमती और पुराने असली रिकॉर्ड सुरक्षित रहते हैं। उन्हें बार बार कोर्ट ले जाने के झंझट से बचाया जाता है। एक सर्टिफाइड कॉपी की कानूनी मान्यता असली दस्तावेज के बराबर होती है। ये तो वाकई बहुत उपयोगी है। अब एक आखिरी और बहुत दिलचस्प सवाल पर आते हैं। क्या आप नगरपालिका के किसी कर्मचारी को किसी भी केस में गवाही देने के लिए अदालत में बुला सकते हैं? हमारी आज की आखिरी धारा 308 इसी से जुड़ी है। दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नगरपालिका के कर्मचारियों को समन करने पर निर्बंधन। इस शीर्षक में जो शब्द है निर्बंधन, उसका मतलब है रोक या पाबंदी। ये धारा नगरपालिका के कर्मचारियों को एक तरह की सुरक्षा देती है। एक मिनट, मतलब मैं किसी नगरपालिका कर्मचारी को गवाही के लिए कोर्ट में नहीं बुला सकते? ये तो बड़ा अजीब है। सामान्य परिस्थितियों में नहीं बुला सकते, लेकिन इसकी एक शर्त है। नियम यह है कि आप नगरपालिका के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी ऐसे कानूनी मामले में गवाह के तौर पर पेश होने या दस्तावेज पेश करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते जिसमें नगरपालिका खुद एक पार्टी नहीं है। इसे थोड़ा और साफ कीजिए। मान लीजिए 2 लोग अ और ब के बीच जमीन का कोई निजी विवाद चल रहा है। नगरपालिका का उस केस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। लेकिन अ चाहता है कि नगरपालिका का कोई क्लर्क 20 साल पुराना कोई रजिस्टर लेकर गवाही देने आए। ये धारा उस क्लर्क को सुरक्षा देती है, उसे आने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन उसकी भी एक शर्त है ना? जी, बशर्ते उस रजिस्टर की जानकारी धारा 307 के तहत एक प्रमाणित कॉपी के जरिए साबित की जा सकती हो।
इसके पीछे क्या मकसद है? मकसद बहुत साफ है, ये सुनिश्चित करना कि नगर पालिका का जरूरी काम अनावश्यक रूप से बाधित ना हो। अगर हर निजी केस के लिए नगर पालिका के कर्मचारी अदालतों के चक्कर काटते रहेंगे तो वे जनता का काम कब करेंगे? सही बात है, लेकिन अगर कोर्ट को लगे कि उनका आना जरूरी है तब? हाँ, अगर अदालत को किसी विशेष कारण से लगता है कि कर्मचारी का व्यक्तिगत रूप से आना बहुत ही जरूरी है, तो अदालत विशेष आदेश देकर उसे बुला सकती है। लेकिन ये एक अपवाद है, सामान्य नियम नहीं है। वाह, ये तो बहुत ही व्यावहारिक और गहरी जानकारी थी। हमने आज जो भी धाराएं देखी वे एक संतुलन बनाने की कोशिश करती हैं नगर पालिका की प्रशासनिक शक्तियों और एक आम नागरिक के अधिकारों के बीच। बिल्कुल। सोचने वाली बात ये है कि क्या ये संतुलन जमीनी हकीकत में भी बना रहता है या कभी-कभी ये तराजू एक तरफ ज्यादा झुक जाता है? ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें, इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।